चलिए जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले गुरुवार को टेस्ट हुआ था आपके, तो टेस्ट के पेपर का कुछ बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था आइसोप्रोपिलीन क्लोराइड तथा एथिलीन ग्लाइकोल, इनकी संरचना बनानी थी, इनका आईयूपीएसी नाम लिखना था। सिंपल क्वेश्चन थे, 2 नंबर का 1 2 3 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, आईयूपीएसी नाम एथिलीन ग्लाइकोल 1 2, 2 कार्बन की संख्या है, 2 कार्बन है तो H, सिंगल बॉन्ड है तो N, एथेन 1 2 डाई ऑल। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन था हाफमान कार्बिलेमिन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, 1 अंक का दे दिया होगा आपने। तीसरा क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म से निम्न कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहला तो था क्लोरेटोन और सेकंड था क्लोरोपिक्रीन। क्लोरेटोन कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोफॉर्म की क्रिया करोगे एसीटोन के साथ में, और क्लोरोपिक्रीन कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराओगे HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया रजत पाउडर से करवाई जाती है, यानी सिल्वर के पाउडर से। तो मैंने बताया था एसिटिलीन बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये क्वेश्चन 2018 के अंदर आया था। डायग्राम बनाना था आपको क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र। लास्ट क्वेश्चन था क्या होता है जब 1,1 डाइक्लोरोएथेन तथा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन की क्रिया जिंक से करवाते हैं। केवल रासायनिक समीकरण दो। तो ये रासायनिक समीकरण है जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के। तो पहला जेम डाई हैलाइड का दे रखा है डबल कार्बन की एल्कीन बनती है, और दूसरा जो दे रखा है वो हमारे है अल्फा ओमेगा। जिंक से क्रिया करवाते हैं क्या बनता है, साइक्लो एल्केन का निर्माण होता है। तो रासायनिक गुणों में देख सकते हैं ये दोनों अभिक्रियाएं। तो सिंपल पेपर था, 10 नंबर का पेपर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। फ्रियोन पढ़ रहे थे हम लोग। फ्रियोन के अंदर फ्रियोन की बनाने की विधि, फ्रियोन का नाम कैसे होता है, ये हो चुका था हमारा। फ्रियोन मैंने आपको बताया था कि ओजोन परत का सही करता है। तो कैसे करता है, बस वही चीज लेते हैं हम लोग। जैसे कोई एक फ्रियोन ले लिया मैंने CFCl3, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये ले लिया सूर्य का प्रकाश। फ्रियोन क्या होता है, शोभ मंडल। शोभ मंडल जो ये हमारा वाला एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं शोभ मंडल। इस एरिया के अंदर, इस सतह के अंदर फ्रियोन होती है वो अक्रिय होती है। लेकिन जैसे ये समताप मंडल की तरफ जाती है, जहां पर ओजोन परत होती है, वहां पर ये क्रियाशील हो जाती है। तो वहां पर ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विखंडित हो जाएगी, समासबंध विखंडन। ये इस प्रकार 4 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, समासबंध विखंडन। समासबंध विखंडन में क्या बनता है, हमेशा मुक्त मूलक। तो देखो यहाँ पर मुक्त मूलक बनेगा CFCl2 प्लस Cl मुक्त मूलक। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक, है ना, क्लोरीन मुक्त मूलक। ये क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन के एक अणु से क्रिया करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, और बनाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक, और ओजोन को तोड़ देता है ऑक्सीजन के अणु के O2 अणु में तोड़ देता है। ये क्लोरीन मुक्त मूलक ऑक्सीजन ओजोन को तोड़ता है O2 के अंदर, और एक ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बनाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। एक ही ऑक्सीजन है इसलिए नाम होगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड। और मुक्त मूलक है तो यहां पर लगाएंगे हम लोग मुक्त मूलक, ठीक है। फिर ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक है, ये ओजोन के और अणुओं के साथ क्रिया करता है। तो देखिए 3 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये है, तो कितने 4 ऑक्सीजन हो गए। तो मैं इसको लिखूंगा 2O2। पीछे क्या बच गया, क्लोरीन, क्लोरीन मुक्त मूलक। और ये क्लोरीन मुक्त मूलक वापस क्रिया करेगा ओजोन के नए अणु के साथ, वापस क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक वापस ओजोन से क्रिया करेगा, वापस उसके 2 अणु ऑक्सीजन में चेंज कर देगा। इस प्रकार ओजोन परत का लगातार क्षय होता जाता है। और बहुत बड़ी बात है कि एक क्लोरीन मुक्त मूलक होता है वो 1 लाख ओजोन अणुओं का क्षय करता है। तो इतनी भारी मात्रा में क्षय होता है। केवल एक क्लोरीन मुक्त मूलक 1 लाख ओजोन अणुओं का क्षय कर सकता है। तो सोचिए कि ओजोन परत का क्षय कितनी फटाफट, कितनी तेजी से हो रहा है फ्रियोन गैस के कारण। तो ये है ओजोन परत का क्षय। तो ये
टॉपिक खत्म फ्रियोन। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं चैप्टर के, हेलो एरिन। हेलो एरिन या एरिल हैलाइड यानी एरोमेटिक हैलाइड। अभी तक हमने एरोमेटिक की बात नहीं की थी। इसको हम लोग शो करते हैं AR से। एरोमेटिक या एरिल को हमेशा AR से हम लोग शो करते हैं, AR। जैसे कि सिंपल सी बात है, इसके अंदर होगा क्या, जो हेलोजन होगा वो बेंजीन वाले के ऊपर होगा सीधा का सीधा। जैसे ये बेंजीन वाले, इसके ऊपर ये लगा दिया मैंने क्लोरीन, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन, इसके ऊपर सीधा मैंने लगा दिया ब्रोमीन, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। ये एरोमेटिक यौगिक है, इसको हम लोग बोलते हैं टोल्यून। इसके ऊपर मैंने Cl लगा दिया, ये भी एरिल हैलाइड कहलाया जाएगा। इसका नाम क्या होगा, पोजीशन है 1 2, ऑर्थो है, ऑर्थो के ऊपर क्या है क्लोरो। और इस संरचना को बेंजीन के ऊपर जब भी CH3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोल्यून। तो ये याद रखिएगा कि बेंजीन के ऊपर जब मैथिल समूह होता है तो उसका आईयूपीएसी नाम टोल्यून होता है। देखो ऑर्थो स्थिति पर है तो नाम होगा ऑर्थो क्लोरो टोल्यून, लेकिन ये आईयूपीएसी नाम नहीं है। आईयूपीएसी में नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 1 मैथिल बेंजीन, या फिर हम लोग सीधा लिख सकते हैं टोल्यून। टोल्यून लिखना ज्यादा सही होगा। ये इसका नाम 2 क्लोरो टोल्यून। ऑर्थो मेटा पैरा तो हम लोग सामान्य नाम लगाते हैं, आईयूपीएसी नाम में नहीं यूज करते, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हैलाइड होगा वो सीधा का सीधा बेंजीन वाले के ऊपर अटैच होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग इसकी प्रकृति की। हेलो एरिन या एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति। तो देखिए यहाँ पर सिंपल लेवल की बात करते हैं पहले, कि जो हमने एल्किल हैलाइड लिया था, एल्किल हैलाइड, मैं एरिल हैलाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्किल हैलाइड यानी हेलो एरिन लिया था हमने, हेलो एल्केन लिया था। सिंगल बॉन्ड था उसके अंदर। सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बंध लंबाई होती है, वो बहुत बड़ी होती है, 8.77 एंगस्ट्रॉम। इतनी बड़ी बंध लंबाई होती है सिंगल बॉन्ड की एल्किल हैलाइड के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर हेलो एरिन की, यानी बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ा हुआ हेलोजन, कोई हेलोजन लगा दिया मैंने क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ गया। तो देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.77 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी जो बंध लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, 1.77 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बंध लंबाई होती है वो घटकर हो जाती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। तो सवाल ये आता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कम क्यों होती है। हेलो एरिन के अंदर जो बंध लंबाई होती है कार्बन और हेलोजन के बीच में, वो हेलो एल्केन के कार्बन और क्लोरीन के बीच के बंध की तुलना में कम क्यों होती है। तो सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्यों होती है। तो इसका सिंपल सा कारण है अनुनाद। अनुनाद होगा, अनुनाद होगा। देखिए डबल बॉन्ड और लॉन पेयर एकांत क्रम में है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी लॉन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ, लॉन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ। अगर मैं इसकी अनुनादी संरचना बनाऊं, ये बॉन्ड तो एज इट इज है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो यहाँ बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड, और Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वाले में चले गए तो यहाँ पर आवेश क्या आएगा प्लस। तो देखिए बंध लंबाई कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर कौन से लक्षण आ गए, डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए, है ना। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं अनुनादी संरचना को, माइनस और डबल बॉन्ड एकांत क्रम में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग माइनस से डबल बॉन्ड की तरफ।
अगली अनुनादी संरचना बनाऊंगा मैं इस तरह। तो यहाँ पर ये बॉन्ड एज इट इज है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। बाकी ऊपर वाली संरचना सेम है, अभी चेंज नहीं की है हमने कुछ भी। फिर वापस अनुनाद होगा, रेनाइन और डबल बॉन्ड एकांत क्रम में है, इलेक्ट्रॉन जाएगा रेनाइन से डबल बॉन्ड की तरफ, ये अनुनाद है। चलते हैं नेक्स्ट संरचना के ऊपर। ये बॉन्ड एज इट इज है, ऊपर वाली चीज एज इट इज है, Cl प्लस, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो यहाँ बॉन्ड कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए, इस कार्बन के ऊपर अभी क्या आएगा, माइनस। फिर आगे देखते हैं, वापस माइनस डबल बॉन्ड एकांत क्रम में है, माइनस के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे कहाँ पर, क्लोरीन की तरफ। यहाँ संरचना बना देते हैं, लास्ट संरचना ये आई अनुनादी। ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पीछे सिंगल बॉन्ड बचा Cl, और Cl के पास में ये दो इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, एक बंद वापस गया है तो दो इलेक्ट्रॉन वापस चला गया। तो देखिए पूरी अनुनादी संरचना को एक बार ध्यान से देखिए, आप देख लिया होगा अनुनादी संरचना को। अगर मैं फर्स्ट और फिफ्थ अनुनादी संरचना की बात करूं, ये फर्स्ट अनुनादी संरचना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखिए फर्स्ट और फिफ्थ अनुनादी संरचना के अंदर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, लेकिन बीच की तीन अनुनादी संरचना के अंदर कार्बन क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो अगर मैं मिश्रित अनुनादी संरचना बनाऊं इसकी, तो अंदर तो देखो डबल बॉन्ड चारों दिशाओं में चला गया, मैंने आपको 11 में समझाया था, डबल बॉन्ड घूम रहा है अंदर की साइड में, लेकिन बाहर की साइड में देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो सब जगह है, लेकिन डबल बॉन्ड घूम रहा है ना। यहाँ पर सिंगल है, फिर डबल आया, फिर डबल आया, फिर डबल आया, वापस क्या आ गया, सिंगल। तो इस तरह बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, घूम कौन सा रहा है, डबल। तो बताइए यहाँ पर बॉन्ड किस प्रकार का हो गया, आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड हमेशा बड़ा होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। तो देखो ये लक्षण कैसे आ गए, डबल बॉन्ड के, इसीलिए यहाँ पर जो बंध लंबाई है वो घटकर हो जाएगी 1.6 एंगस्ट्रॉम। होनी तो इतनी चाहिए थी लेकिन हो गई इतनी। तो कारण क्या हो गया, अनुनाद। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि हेलोएरिन के अंदर कार्बन और हेलोजन के मध्य जो बंध लंबाई होती है वो कम क्यों होती है। इसी प्रकार अगर मैं एलिलिक की बात करूं तो देखिए एलिलिक हैलाइड, ये एलिलिक हैलाइड ले लिया, एलिलिक ही है, एलिलिक है। क्या यहाँ पर अनुनाद होगा एलिलिक के अंदर? अगर मैं देखूं यहाँ पर लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अनुनाद नहीं होगा, हेलोजन के साथ में कोई अनुनाद शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बनाऊं वाइनिल क्लोराइड, दिस इज अ वाइनिल क्लोराइड बना दिया मैंने, ये वाइनिल क्लोराइड है, वाइनिल समूह होता है, मैंने बताया था। क्या ये अनुनाद होगा? बिल्कुल होगा अनुनाद। और अनुनाद होगा तो लॉन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ, चलिए संरचना बना देता हूं मैं यहाँ पर। CH2 ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ अब क्या आ जाएगा प्लस। तो देखिए कौन सा बॉन्ड आ गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के कौन से लक्षण आ गए, आंशिक द्विबंध के लक्षण आ गए। तो यहाँ पर भी जो बंध लंबाई होती है वो 1.77 नहीं होती है, वो होती है 1.69 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखिए सबके अंदर नजर तो हमें शुरुआत में ही आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो बंध लंबाई समान होनी चाहिए, लेकिन बंध लंबाई समान नहीं है, तो इसका रीजन हो गया अनुनाद। अब बात आती है कि सर यहाँ पर बंध लंबाई थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ ज्यादा कम क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर अनुनादी संरचना कितनी बन रही है, 5, वहां पर कितनी बन रही है, 2। तो यहाँ आंशिक द्विबंध के लक्षण ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर बंध लंबाई ज्यादा कम हो गई, वहाँ आंशिक द्विबंध के लक्षण कम होंगे, क्योंकि यहाँ अनुनादी संरचना कितनी बनती है, केवल 2 बनती है, 2 अनुनादी संरचना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, बिल्कुल सिंपल है टॉपिक कि यहाँ डबल बॉन्ड आता है, इसलिए बंध लंबाई क्या होती है, कम होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसके निर्माण की विधियां।
एल्किल हैलाइड हेलो एरिन इसके निर्माण की विधियां। निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। सबसे पहली विधि की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट विधि हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। और इसमें हेडिंग ए बेंजीन वलेपर। तो दो हेडिंग है इसके अंदर। सबसे पहले पढ़ते हैं बेंजीन वलेपर। इसका मतलब जो हैलोजन जुड़ेगा वो सीधे का सीधा किसके ऊपर जुड़ेगा? बेंजीन वलय के ऊपर जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये बेंजीन वलय है, इसकी क्रिया कभी जाती है हैलोजन के साथ। जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया, उत्प्रेरक ले लिया लुईस अम्ल AlCl3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर H होता है, तो ये H इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा। पीछे एक Cl बचेगा, वो क्या होगा? बेंजीन वलय के ऊपर जुड़ जाएगा। ये बेंजीन वलय के ऊपर जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर निकल गया। सीधी सा संरचना है यहाँ पर। बेंजीन की क्रिया हमने क्लोरीन से करवाई। हैलोजनीकरण पढ़ रहे हैं या क्लोरीनीकरण बोलेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, HCl चला गया और Cl ऊपर जुड़ गया। नाम हो जाएगा इसका क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, ये बेंजीन है, इसकी क्रिया मैंने करवा दी ब्रोमीन के साथ। उत्प्रेरक ले लिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। कोई भी लुईस अम्ल उत्प्रेरक लेना, ये भी एक लुईस अम्ल उत्प्रेरक है। तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन और HBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं क्रिया कर रहा हूं, ये मैंने टोल्यून ले लिया, टोल्यून बोलते हैं इसको। क्रिया करवा दी मैंने क्लोरीन के साथ में, उत्प्रेरक ले लिया वही लुईस अम्ल FeCl3। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, याद रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनता है? हैलोजन जुड़ेगा, ये तो हमें पता है, बेंजीन वलय के ऊपर एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और एक पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। CH3 ये पैरा स्थिति, एक तो जुड़ा ऑर्थो पर, एक जुड़ा पैरा के ऊपर। ऐसा क्यों? अभी हमने अनुनादिक संरचना बनाई थी हेलो एरीन की, जिसमें माइनस कहाँ पर आता है? ऑर्थो पर और पैरा पर। जो समूह जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पर और पैरा पर। इसीलिए टोल्यून जब लिया जाए, हमने क्लोरीन से क्रिया करी, तो एक समूह जुड़ा ऑर्थो पर, एक समूह जुड़ा पैरा पर। ये मत पूछना सर यहाँ क्यों नहीं जुड़ा, यहाँ ऑर्थो पैरा थोड़ी होंगे। ऑर्थो पैरा तो कब होते हैं? जब दो समूह होने चाहिए। यहाँ तो कोई दो समूह है नहीं, एक ही समूह है ये। यहाँ दो समूह आगे, तो एक ऑर्थो पर जुड़ेगा, एक पैरा पर जुड़ेगा। इसका नाम मैंने अभी बताया था 1,2,2 क्लोरोटोल्यून। इसका नाम 1 2 3 4 क्लोरोटोल्यून। सिंपल नाम है, किसी नाम इसके। अब बात करते हैं क्रियाविधि की, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। एक क्रियाविधि मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीडरकोफ्स अभिक्रिया में मैंने क्रियाविधि बताई थी आपको, सेम वैसे की वैसी क्रियाविधि है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्रियाविधि, हालांकि है सेम जैसी हमने पहले ली थी, तो कोई अलग क्रियाविधि यहाँ पर नहीं है। याद कीजिए ये लुईस अम्ल लिया था हमने AlCl3, इसका अष्टक अपूर्ण है, तो ये क्या करेगा? अष्टक पूर्ण करने के लिए एक क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा। इस क्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा, इस क्लोरीन के ऊपर प्लस आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा AlCl4 माइनस और Cl प्लस। Cl प्लस का मतलब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। याद आ गया? फिर यहाँ पर ये हमने बेंजीन वलय लिया था, ये बेंजीन वलय, यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाई थी मैंने। इस कार्बन के ऊपर माइनस, इस कार्बन के ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। तो ये जो प्लस है ये कहाँ पर जुड़ेगा? इस कार्बन के ऊपर। देखिए मैंने संरचना यहाँ पर बनाई थी आपके, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस है, बंद है वो शिफ्ट हो गया, इस कार्बन के ऊपर माइनस आ गया, पहले से क्या जुड़ा हुआ था? H, अब क्या जुड़ जाएगा? Cl। ऐसी कैसी संरचना मैंने आपको फ्रीडरकोफ्स अभिक्रिया में समझाई थी, है ना? ज्यादा कोई अंतर है नहीं। वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना था, मैथिल प्लस या Cl प्लस बना।
वही है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वही, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, या माइनस के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ये प्लस वाला जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस बाकी रहेगा। फिर आगे सेम चीज क्या बताया था मैंने, अनुनाद होगा डबल बॉन्ड नहीं एकांतर क्रम में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग डबल बॉन्ड से धनायन की तरफ। आगे याद आपको फ्रीडर-क्रॉस अभिक्रिया, तो ये वाली अभिक्रिया आपको पूर्ण करके मुझे भेजनी है, अब खुद से पूर्ण करना है क्योंकि मैं पहले इसको पढ़ा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये तो था बेंजीन वाले पर हैलोजनीकरण, बी लेते हैं हम लोग पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण क्या मतलब हुआ, जैसे मैं वापस ले लिया टोल्यून CH3 टोल्यून, क्लोरीन ले लिया, लेकिन यहां पर लिया है मैंने सूर्य का प्रकाश H, सूर्य का प्रकाश। तो देखो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी यहाँ पर समास, मैंने बताया था 11th क्लास में आपको, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या पेरोक्साइड की उपस्थिति में समास बन विखंडन होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का मुक्त मूलक बन जाएगा, समास बन विखंडन होगा और क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या होगा, समास बंध विखंडन। तो ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक एक Cl मुक्त मूलक से क्रिया करके क्या बना देगा, HCl, ये बना दिया HCl। पीछे देखिए क्या बच गया, CH2, और यहाँ पर ये Cl जुड़ जाएगा, CH2Cl। इसको हमने क्या बोला था नाम, बेंजीलिक क्लोराइड, याद आ गया आपको, बेंजीलिक समूह है तो नाम क्या होगा, बेंजीलिक क्लोराइड। आगे बात, अब देखिए यहाँ पर अंतर क्या आ गया, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गया होगा आपको, ये मैं वापस इसको सही तरीके से लिख देता हूँ। टोल्यून था ये CH3, याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये टोल्यून लिया था हमने, क्लोरीन लिया था, यहाँ हमने क्या लिया था, लुईस अम्ल। तो उस कंडीशन के अंदर उत्पाद क्या बना था, उस कंडीशन के उत्पाद में Cl है वो यहाँ नहीं जुड़ा था, पार्श्व श्रृंखला के ऊपर नहीं जुड़ा था, वलय के ऊपर जुड़ा था, एक तो जुड़ा था और तौर पर एक जुड़ा था पैरा पर, जस्ट अभी बताइए, याद आ गया आपको। तो देखिए इन दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के अंदर उत्प्रेरक क्या दे रखा है, यदि सूर्य का प्रकाश दे रखा है तो मुक्त मूलक का निर्माण होगा और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा बेंजीलिक क्लोराइड बनेगा। लेकिन यदि लुईस अम्ल दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और निर्माण होगा और तो और पैरा का। तो देखिए पार्श्व श्रृंखला का क्या मतलब हुआ कि देखो हैलोजन है वो जुड़ रहा है, लेकिन वलय के ऊपर नहीं जुड़ रहा, सीधा वलय के ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर जुड़ रहा है। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि हैलोजन का अधिक ले लिया जाए, यानी यहां पर अगर हैलोजन हमने अधिकता में ले लिया, अधिक ले लिया, तो हैलोजन और क्रिया करेगा, तो ये क्या करेगा, एक H को निकालेगा एक Cl के साथ और एक Cl यहां जुड़ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा CH2Cl2, सॉरी एक H कम हो गया, CHCl2, एक H तो Cl के साथ निकल गया और एक Cl यहां जुड़ गया। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजेल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, वो तो था बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। अगर और क्लोरीन लूं मैं, क्योंकि क्लोरीन का अधिक ही लिया हमने, तो फिर एक H Cl के साथ बाहर निकलेगा HCl, अब क्या हो जाएगा CCl3, 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे यहाँ पर, इसका नाम होता है बेंजो, बेंजो ट्राइक्लोराइड, 3 क्लोरीन है ट्राइक्लोराइड, ये इसका नाम बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो सिंपल है, यहाँ पर अगर आदि के लिया जाए क्लोरीन का तो सबसे पहले बनेगा बेंजीलिक क्लोराइड, फिर और HCl, यहाँ HCl निकला था बाहर, फिर और क्लोरीन क्रिया करेगा HCl और बाहर निकलेगा बेंजील क्लोराइड बनेगा, फिर और क्लोरीन से क्रिया करोगे HCl बाहर निकलेगा, क्या बनेगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो एक तो हैलोजनीकरण हमने 2 प्रकार के पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ा है बेंजीन वलय के ऊपर, एक पढ़ा है हमने पार्श्व श्रृंखला के ऊपर। तो ये निर्माण की पहली विधि है हैलोजनीकरण। सेकेंड विधि के ऊपर चलते हैं हम लोग, बेंजीन हैलाइड के निर्माण की, हैलोजन के निर्माण की सेकेंड विधि। सेकेंड विधि होती है
देखिए सेकंड विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक और चैप्टर के अंदर आएगी। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, एजोनियम क्लोराइड से, हैलाइड बोलो या क्लोराइड बोलो एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन। इस एनिलीन की क्रिया करवाई जाती है नाइट्रस अम्ल के साथ में HCl की उपस्थिति में, ठीक है। नाइट्रस अम्ल SNO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल की क्रिया जब करवाते हैं तापमान होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 से 278 केल्विन, 278 केल्विन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई, देखिए ये होती है संरचना प्लस माइनस। कैसा बनता है ये, एक चैप्टर हम लोग पूरा का पूरा, ये चैप्टर है, ये जो बन रहा है ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, आगे आएगा तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में लेंगे। यहाँ पर हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमें ये समझना है कि ये चीज़ है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देखो इस समूह को बोलते हैं डाई एजो समूह, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम, ये है डाई एजोनियम और ये है क्लोराइड, तो नाम हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हम लोग बनाएंगे क्या, हेलो एलिन। तो कैसा निर्माण होता है लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल अभिक्रिया है और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपको याद करनी है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो देखिए ये मैंने बना दिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्लस माइनस, दो नाइट्रोजन थे N2 लिख दिया और Cl माइनस। तो इसमें काफी सारी अभिक्रिया हैं। सबसे पहले अभिक्रिया की बात करता हूं मैं यहाँ पर। अगर मैंने लिया यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड, तो बताइए क्यूप्रस क्लोराइड के अंदर कॉपर का ऑक्सीकरण क्या है, निकाल सकते हैं हम लोग। 2 कॉपर है तो 2x, क्लोरीन है 2, एक क्लोरीन का होता है -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 1, यानी यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण कितना है +1। तो क्यूप्रस क्लोराइड और HCl दे रखा है, ठीक है आपको। तो क्या होगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा, सीधी अभिक्रिया है, आपको याद रखनी है। और नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। इसी प्रकार यदि क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया जाए HBr की उपस्थिति में, अब HCl नहीं होगा HBr होगा, तो सीधी सी बात है, अब पता चल गया होगा आपको यहाँ पर क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। तो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया याद कीजिएगा, सैंडमायर अभिक्रिया। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर ले लिया कॉपर चूर्ण पाउडर के रूप में और HCl। अब देखिए ये कॉपर, केवल कॉपर दे रखा है, तो मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था कि कोई भी धातु अगर मुक्त अवस्था में है तो उसका ऑक्सीकरण कितना होता है 0। इसी प्रकार अगर मैं लूं कॉपर HBr, तो जब मैंने HCl लिया है तो क्या बनेगा वही क्लोरोबेंजीन, और अगर मैंने HBr लिया है तो क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन, Br, ब्रोमोबेंजीन। और इस अभिक्रिया का नाम होता है गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। अब बात आती है कि सर फर्क क्या हो गया, तो फर्क आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण +1 है, क्यूप्रस क्लोराइड है, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण +1 है, लेकिन यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण 0 है, केवल कॉपर दे रखा है। ध्यान रखना यहाँ पर कॉपर का लवण दे रखा है। जब कॉपर का लवण हो तो अभिक्रिया होगी सैंडमायर अभिक्रिया, उत्पाद सेम बन रहे हैं, लेकिन जब केवल कॉपर होगा तो अभिक्रिया का नाम क्या होगा गाटरमान अभिक्रिया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे और अभिक्रिया बताते हैं। अभी हमने क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण किया, आयोडोबेंजीन का निर्माण कैसे होगा, तो क्रिया करवाई जाती है पोटेशियम आयोडाइड से।
पोटेशियम हाइड्राइड। देखो यहाँ से KCl निकलेगा, N2 निकलेगा और यहाँ पर निर्माण किसका हो जाएगा, आयोडो बेंजीन। ये बन गया आयोडो बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया, आयोडीन, आयोडो बेंजीन सब है बेंजीन डाइएथेलियम क्लोराइड के साथ। तो देखो हमने क्लोरो बेंजीन बना दिया, ब्रोमो बेंजीन बना दिया, आयोडो बेंजीन बना दिया, पीछे क्या बच गया, फ्लोरो बेंजीन। चलो फ्लोरो बेंजीन भी ले लेते हैं, क्रिया करवाते हैं HBF4, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल, इसका नाम होता है HBF4 का, फ्लोरोबोरिक अम्ल। तो देखिए यहां से HCl बाहर चला जाएगा और BF4 समूह यहां जुड़ जाएगा। तो देखिए जोड़ता हूं मैं यहां पर, N2BF4, HCl चला गया और BF4 वहां पर जुड़ गया, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरेट। ठीक है, बेंजीन फ्लोरोबोरेट है, नाम लिखा हुआ है आपके नोट्स में। इसको फिर गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, N2 बाहर निकल जाएगा और BF3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से N2 निकल गया, यहाँ से BF3 बाहर निकल गया, पीछे एक फ्लोरीन है वो सीधा का सीधा यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया। तो किसका निर्माण हो गया, फ्लोरोबेंजीन का। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है बोल्ट्जमान अभिक्रिया, बोल्ट्जमान अभिक्रिया। तो 3 प्रकार की अभिक्रिया आपने यहाँ पर पढ़ी, सैंडमाइर अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, गाटरमान अभिक्रिया केवल कॉपर की उपस्थिति में, और बोल्ट्जमान अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में। ये इसके निर्माण की सेकंड विधि बेंजीन डाइएथेलियम क्लोराइड से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बेंजीन डाइएथेलियम क्लोराइड से। हालांकि ये आगे वापस रिपीट होगी, आगे एक चैप्टर आएगा उसके अंदर हम लोग इसको वापस से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो इतना टेंशन वाली बात है नहीं, सिंपल है, और पढ़ेंगे 2-3 बार तो और याद हो जाएगी, हमें इस अभिक्रिया के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। तीसरी विधि की बात करता हूं मैं यहाँ पर, तीसरी विधि रासिक प्रक्रम। रासिक प्रक्रम नाम की अभिक्रियाएं सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। रासिक प्रक्रम क्या होता है, बेंजीन वलय की वाष्प लेते हैं, उसकी क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के वाष्प से और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये सब वाष्प के रूप में है, ठीक है, ध्यान रखना, गैसीय अवस्था के अंदर है तीनों के तीनों। और उत्प्रेरक लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2। तो देखिए यहाँ पर H और ऑक्सीजन केवल एक है, 2 से 2 गया, तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। बताइए पीछे क्या बच गया, Cl है वो यहाँ लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण, ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। सिंपल है, यहाँ पर H2 बाहर निकल गया और Cl यहाँ पर जुड़ गया, क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलते हैं, हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया याद होगी आपको, पहले 2 बार आ चुकी है, फिर आ गई हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होता है। तो हमें तो यहाँ पर क्या लेना है, बेंजीन वलय लेनी है, बेंजीन वलय ले लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, उसका सिल्वर लवण ले लिया। क्रिया बताओ किससे करते हैं, ब्रोमीन से, किसकी उपस्थिति में, CCl4, याद आ गया आपको। तो देखिए यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी, AgBr निकलेगा और Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। यहाँ से निकल गया AgBr और यहाँ से क्या निकल गया, CO2। तो ये अभिक्रिया पहले भी आ चुकी है, हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो सिंपल अभिक्रिया है। तो ये हेलोएरिन के निर्माण की विधियां, 4 प्रकार की विधियां हैं, सिंपल है। फिर चलते हैं इसके भौतिक गुण की तरफ। तो भौतिक गुण की तरफ हेलोएरिन होते हैं वो रंगहीन, तेलीय, द्रव या ठोस अवस्था के अंदर होते हैं। जल में ये अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में जैसे अल्कोहल, ईथर में ये क्या होते हैं, विलय होते हैं। तो भौतिक गुण इतना कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं। अगर मैं बात करूँ इनके क्वथनांक और गलनांक की, तो देखो अगर मैं फ्लोरोबेंजीन लूँ, क्लोरोबेंजीन लूँ, ब्रोमोबेंजीन लूँ या आयोडोबेंजीन लूँ, तो बताओ सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक किसका होगा, जिसका परमाणु भार सबसे अधिक होगा। परमाणु भार सबसे अधिक किसका होगा, आयोडोबेंजीन का। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर रासायनिक गुण की।
रासायनिक गुण में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इनके जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हालांकि 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वापस यहाँ पर एक बार रिपीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 11th क्लास तो वैसे हर जगह काम आएगी, आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाई थी, आप इसे देख सकते हो, 11th क्लास में मैंने करवाई है। उसमें देखिए माइनस कहाँ पर आता है, ऑर्थो पर और पैरा पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा वो कौन कौन सी पोजीशन पे करेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसके अंदर हैलोजनीकरण, यानी हैलोजन का जुड़ना, हैलोजनीकरण। चलिए जी, ये मैंने यहाँ पर ले लिया क्लोरोबेंजीन, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, और हैलोजन से क्रिया करवा दी, ये क्लोरीन। उत्प्रेरक ले लिया मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड, लुईस अम्ल। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन एक बार तो ऑर्थो पर जुड़ेगा, एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर। ये Cl एक बार तो जुड़ेगा ऑर्थो पर और एक बार जुड़ेगा ये पैरा पर, दोनों उत्पाद बनेंगे। पैरा उत्पाद हमेशा मुख्य उत्पाद होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखो हैलोजनीकरण, हैलोजन का जुड़ना कहां पर जुड़ेगा, हमेशा ऑर्थो पर और पैरा पर, ये याद रखिएगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो इस सभी का नाम होता है हैलोजनीकरण। दूसरा होता है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण ये सारी 11th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, यानी क्रिया करवाते हैं हम लोग सांद्र H2SO4 से। तो देखिए यहाँ पर ले रहा हूं मैं सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। तो याद कीजिए 11th क्लास में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वो ये होता है SO3H+, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है। 11th क्लास में मैं ये चीज समझा चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण कैसे होता है, देख लीजिएगा, आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर SO3H, और एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर SO3H। आईपीसी में नाम देखा जाए तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो 1, 2 आईपीसी नाम होगा 2 क्लोरो सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सिंपल अभिक्रिया है सल्फोनीकरण, एक ऑर्थो पर जुड़ेगा, एक पैरा पर। फिर तीसरी बात करता हूं मैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में हम लोग क्रिया देखो किससे करवाते हैं, तो देखिए तीसरी अभिक्रिया नाइट्रीकरण में हम लोग लेते हैं सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3। इन दोनों की क्रिया से जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है वो बनता है ये NO2 प्लस। तो एक बार NO2 प्लस कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर, एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर, एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर, एक बार जुड़ेगा पैरा पर। नाम देखते हैं इसका, डंपलिंग यहां से करेंगे 1, 2, दोनों ही प्रतिस्थापी है, C पहला आता है N बाद में आता है, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। वहां पर हो जाएगा 4 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1, 2, 3, 4, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। सिंपल है नामकरण। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया सिंपल है, सारी अभिक्रिया कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि एग्जाम के अंदर उत्प्रेरक क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। चौथी बात करते हैं हम लोग फ्रीडर क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडर क्रॉफ्ट अभिक्रिया। याद आ गई होगी आपको फ्रीडर क्रॉफ्ट अभिक्रिया, पहले भी आ चुकी है, 11th क्लास में भी आ चुकी है, और 11th क्लास में ये वाली अभिक्रिया आई थी फ्रीडर क्रॉफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए फ्रीडर क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर
फ्रीडर-क्रॉस अभिक्रिया मैंने दो प्रकार की बताई थी 11th क्लास में। एक तो फ्रीडर-क्रॉस एल्किलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ना। एक मैंने बताया था फ्रीडर-क्रॉस एसिलीकरण, एसिल समूह का जुड़ना। तो देखिए फ्रीडर-क्रॉस एल्किलीकरण की बात करता हूँ। जैसे मेथिल क्लोराइड से क्रिया करवा दी मैंने, उत्प्रेरक लेना पड़ेगा यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन मैंने आपको बताया था क्या बनता है, मेथिल प्लस। वो कहाँ जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर और एक बार जुड़ेगा पैरा पर, क्योंकि हेलो एरिन ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होते हैं, क्योंकि माइनस कहाँ पर आता है, ऑर्थो पर और पैरा पर। अनुनादी संरचना से पता चलता है सीधा। तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, फ्रीडर-क्रॉस एल्किलीकरण, क्योंकि एल्किल समूह मेथिल समूह है वो जुड़ रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार सेकेंड अभिक्रिया होती है वो होती है एसिलीकरण। एसिल समूह यानी मैंने ये एसिटिल समूह ले लिए, CH3 COCl। इसके अंदर जो उत्प्रेरक होगा, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो ये होगा, वही AlCl3। क्यों हो रहा है आपको समझ में तो आ ही रहा है कि यहाँ पर इसका अष्टक अपूर्ण है, तो ये यहाँ से क्लोरीन को खींचेगा अपनी तरफ, क्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस। सेम चीज यहाँ पर होगी, अष्टक अपूर्ण है, क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये इलेक्ट्रॉन सही कहाँ जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। तो यहाँ पर ये उत्पाद बन जाएगा ClCO CH3 और यहाँ पर एक बार पैरा पर जुड़ेगा COCS। आइए नाम देखें, 1,2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटोफिनॉन। कीटोन है इसलिए नाम होता है इसका एसिटोफिनॉन। आईपीसी में भी ऐसे ही नाम है, लेकिन अगर प्रॉपर वे में हम लोग आईपीसी नाम लिखें तो लिख भी सकते हैं इसका आईपीसी नाम। देखिए आईपीसी नाम क्या हो सकता है इसका, काउंटिंग करूंगा मैं 1 2। तो देखिए 1 के ऊपर क्या आ गया, अगर मैं बात करूं 1 कोष्टक बंद, फिर वापस 1 डैश 2 डैश 2 क्लोरोफेनिल, 2 क्लोरोफेनिल कोष्टक बंद, 2 कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है एथेनॉन, ऑन लग जाएगा तो नाम हो जाएगा 1,2 क्लोरोफेनिल एथेनॉन। लेकिन हमें ये नाम लिखना है क्योंकि यही नाम आपके बुक्स के अंदर दे रखा है 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ये है फ्रीडर-क्रॉस अभिक्रिया, जब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 11th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ये तो होता है फ्रीडर-क्रॉस एल्किलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ना, और ये होता है फ्रीडर-क्रॉस एसिलीकरण, एसिल समूह का जुड़ना। एसिलीकरण समूह तो हम लोग इसको बोलते हैं RCO, इसको समूह को बोलते हैं हम लोग एसिल, लेकिन R की जगह मैंने यहाँ मेथिल ले लिया। इस समूह का नाम मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिल समूह, एसिटिल। 11th में बता चुका हूँ, 12th में ये आगे भी और रिपीट होता रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, केवल अभी इसका पहला रासायनिक गुण है ये इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड रासायनिक गुण की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए सेकंड रासायनिक गुण चलते हैं हम लोग धातुओं से क्रिया। जैसे हेलो एल्केन के अंदर हमने पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी है धातुओं से क्रिया। सबसे पहला सोडियम धातु से क्रिया, वहां पर पढ़ा था हमने सोडियम धातु से क्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, वुड्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। सबसे पहला फिटिक अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, याद कर लीजिएगा ये फिटिक अभिक्रिया, एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए मैं पहले आपको वुड्स अभिक्रिया का वापस एक बार याद दिला देता हूँ। वुड्स अभिक्रिया, एक आपके वुड्स अभिक्रिया होती है, एक आपके वुड्स फिटिक अभिक्रिया होती है, यहाँ पर काम आएगी, और एक आपके होती है फिटिक अभिक्रिया। तीनों के एक साथ ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। वुड्स अभिक्रिया हम लोग वहां पर पढ़ चुके हैं। तो वहां पर क्या किया था हमने, एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए थे, ईथर लिया था, शुष्क ईथर, क्रिया करवाई थी, यहाँ से 2NX बाहर निकला था और उस्तर एल्केन का निर्माण हुआ था।
ये तो हमारी क्या थी, वुड्स अभिक्रिया थी। बात करता हूँ मैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग में क्या करते हैं, एक अणु तो लेंगे हम लोग एल्किल हैलाइड का, वही सोडियम धातु ले लिया, और एक अणु हम लोग लेंगे एरिल हैलाइड का। देखिए फर्क आ गया, इधर दोनों एल्किल हैलाइड लिए हैं, यहाँ पर वुड्स साथ में जुड़ा हुआ है, फिटिंग के साथ में वुड्स है, यानी एक वुड्स का लेंगे एक फिटिंग का लेंगे। तो एल्किल हैलाइड ले लिया और एरिल हैलाइड ले लिया, अभिक्रिया वही ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, यहाँ से क्या निकलेगा 2NaX। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण, एल्किल बेंजीन। आर का मतलब क्या होता है, एल्किल। अगर मैं यहाँ पर आर की जगह मैथिल ले लूं तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथिल बेंजीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोल्यूम। फिर फिटिंग, फिटिंग के अंदर क्या होगा, दोनों ही एरिल हैलाइड होंगे। अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड नहीं होगा, यहाँ पर दोनों ही क्या होंगे, एरिल हैलाइड। यहाँ से 2NX बाहर निकलेगा, तो देखिए पीछे क्या बच गया, 2 बेंजीन वलय बच गई, 2 बेंजीन वलय। ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, 2NX बाहर निकल गया, एक बेंजीन वलय ये, एक बेंजीन वलय ये, ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर। इसको हम लोग बोलते हैं डाईफेनिल, 2 फेनिल हो गए ये, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बाईफेनिल, कोई भी नाम ले सकते हो, दोनों सही, डाईफेनिल या बाईफेनिल। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वुड्स अभिक्रिया के अंदर दोनों एल्किल हैलाइड होते हैं, फिटिंग अभिक्रिया में दोनों एरिल हैलाइड होते हैं, लेकिन वुड्स फिटिंग में दोनों मिक्स होते हैं, एक वुड्स का आता है एल्किल हैलाइड, एक फिटिंग का आता है एरिल हैलाइड। तो सिंपल अभिक्रिया है और एग्जाम में ये पूछी जाती है। फिर सेकंड बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर सेकंड बात करते हैं हम लोग कॉपर धातु से, इंपॉर्टेंट है, कॉपर धातु से। इस अभिक्रिया का नाम होता है उल्मान अभिक्रिया। कॉपर धातु से जो क्रिया करवाई जाती है उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, उल्मान अभिक्रिया। सलमान नहीं है ये क्या है, उल्मान अभिक्रिया। तो यहां पर देखो आयोडो बेंजीन लेते हैं, एक अणु और ले लिया आयोडो बेंजीन का, उत्प्रेरक लेते हैं कॉपर, यहां से निकलता है CuI2, निकलता है क्या, CuI2। पीछे क्या बच गया यहाँ पर भी, डाईफेनिल, डाईफेनिल। तो उत्पाद कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्रियाकारक चेंज है। यहाँ आयोडो बेंजीन लेते हैं, ध्यान रखना, आयोडो बेंजीन लेते हैं कॉपर की उपस्थिति में, तो उल्मान अभिक्रिया बोलते हैं, उत्पाद क्या बनता है, डाईफेनिल। फिर तीसरी बात करते हैं मैग्नीशियम धातु से, मैग्नीशियम धातु से। तो याद कीजिए एल्किल हैलाइड की क्रिया हमने मैग्नीशियम धातु से करवाई थी, तो क्या बना था, RMgX, जिसको हमने बोला था ग्रीनियर अभिकर्मक। सेम चीज यहाँ पर होगी, ये मैंने यहाँ पर ले लिया ब्रोमोबेंजीन, इसकी क्रिया मैंने मैग्नीशियम के साथ करवा दी, तो बताओ क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा MgBr, ग्रीनियर अभिकर्मक। इसका नाम होगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी प्रकार अगर मैं आयोडोबेंजीन लूं, मैग्नीशियम ले लिया, तो यहां पर बन जाएगा फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद ध्यान रखिएगा, क्लोरोबेंजीन से अगर हमें ग्रीनियर अभिकर्मक बनवाना है तो हम लोग उत्प्रेरक लेते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, तब बनता है यहाँ पर ग्रीनियर अभिकर्मक MgCl, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दोनों में तो उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, ईथर, यहाँ पर भी कौन सा लेते हैं, ईथर। लेकिन क्लोरोबेंजीन है
वो आसानी से मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके ग्रीनर अभिगमक नहीं बनाता, इसीलिए उत्प्रेरक चेंज करना पड़ता है। उत्प्रेरक होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसको बोलते हैं THF। तो ये धातुओं से क्रिया। तो दो रासायनिक गुण हुए हैं, दो रासायनिक गुण और हैं जो हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, गुरुवार के लेक्चर में। और कल इस चैप्टर का DN हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर था ये और काफ़ी थ्योरी होगी, आपको पता ही है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर 11वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग अल्कोहल का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है अभी। देखो जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे आपके ऊपर लोड कम होगा, क्योंकि ये समीकरण रिपीट होगी। इसमें से 50% समीकरण आगे चैप्टर में रिपीट होगी। तो इसलिए दिमाग में लगेगा सर एक चैप्टर में इतनी होगी, अगले चैप्टर में पता नहीं क्या होगा। अगले चैप्टर में तो आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि अगर ये पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जी, CBSE बोर्ड के एग्जाम की डेटें घोषित हो चुकी है, आपको पता होगा 1 जुलाई से उनके एग्जाम्स हैं। तो राजस्थान बोर्ड के भी उम्मीद है कि जल्दी घोषित हो जाएगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।